यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो रिक्रूटमेंट साइकिल है ये बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको कम करने की जरूरत है। यूपीएससी प्रीलिम्स हो जाता है बट आप आंसर शीट नहीं निकालते हो, आंसर शीट फाइनल रिजल्ट के बाद निकलती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ने यूपीएससी से बोला है कि भाई आपको कुछ करना पड़ेगा। पहली बात तो जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और फाइनल रिजल्ट आता है, तो नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट आने के बीच में है 15 महीने का टाइम। अब आप सबको पता है कि ओवरऑल नोटिफिकेशन से कम 1 साल पहले शुरू करते हैं तैयारी जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां पे आपके जिंदगी के ऑलमोस्ट 2.5 साल बर्बाद हो गए। और बहुत सारे ज्यादातर लोगों का पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं होता है, तो फिर वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाते हैं। जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट है, तो 3 से 4 अटेम्प्ट तो लोग देते ही हैं। तो आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम टाइम इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी में ही चला जाता है। इससे ओवरऑल एस्पिरेंट्स के दिमाग पे, उनकी फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी को बोला है। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी को बोला है कि आप अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की सिलेक्शन साइकिल को कम करिए। तो ये अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पॉइंट बहुत मुद्दे का है। नो डाउट आपको यूपीएससी के बड़े बड़े जो टीचर हैं वो ये बताते नजर आएंगे कि जिंदगी में एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो लोगों को देखने का और दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव आपका बदल जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो तैयारी नहीं कर रहा है वो किसी काम का नहीं है। यूपीएससी की तैयारी में बेसिकली जितने भी ह्यूमैनिटीज के और ओवरऑल जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं आप पढ़ लेते हो, तो आपके अंदर एक बेसिक अमाउंट ऑफ नॉलेज आ जाती है। आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते हो, एनालिटिकल तरीके से सोचते हो, तो आसपास की चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से समझने की आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और इसके लिए 1 से 1.5 साल बहुत होता है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो 3 से 4-5 साल तक इस चंगुल में फंस जाते हैं और ज्यादातर सिलेक्ट नहीं होते हैं। मैं डिप्रेसिंग बात नहीं बोल रहा हूं। 2022 का आप डाटा उठा के देखो तो 11.5 लाख लोगों ने यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया, मतलब अप्लाई किया, और सिलेक्ट कितने होंगे? मुश्किल से 800। तो जो सक्सेस रेट है वो है 0.07%। तो इस कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ये बोल रही है यूपीएससी से कि भैया आप अपने सिलेक्शन साइकिल को कम करो। कम से कम ये जो 15 महीने लगते हैं आपके सिलेक्शन साइकिल में, ये समय 6 महीना होना चाहिए। और इसको कुछ इस प्रकार से कम करिए कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट साइकिल है, ओवरऑल उनकी जो क्वालिटी आप जो चुन रहे हो उस पे ऊपर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। फिर ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यूपीएससी से ये भी बोल रही है कि ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में 11.5 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और प्रीलिम्स का एग्जाम देने 5.73 लाख कैंडिडेट गए, तो केवल 50% लोगों ने एग्जाम दिया। इनफैक्ट यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, 2022-23 रिक्रूटमेंट साइकिल में यूपीएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए, टोटल 16,82,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, जबकि अप्लाई किया था 32 लाख लोगों ने। तो लगभग 50% ही अपीयर हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और एक्चुअली में बाद में एग्जाम देने कम लोग जाते हैं। तो अगर इंसान फॉर्म भर रहा है एग्जाम का, तो वो एग्जाम देने क्यों नहीं जा रहा है, इस बात के ऊपर सोचने को बोला है यूपीएससी को। अब सिविल सर्विसेज में इसका रीजन सिंपल है, ओवरऑल जिनके पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं उनको लगता है कि हमारे अटेम्प्ट्स ना बर्बाद हो जाएं, तो वो एग्जाम देने नहीं जाते। दूसरा, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो यूपीएससी से बोल रही कि आपका एक्सपेंडिचर कितना होता है इस एग्जाम्स को कंडक्ट करने में, इसके बारे में सबमिशन करिए। उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी को बोला है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ, और वो एक्सपर्ट कमेटी इस बात के ऊपर बातचीत करेगी कि कैसे रिक्रूटमेंट साइकिल को कम किया जा सकता है। क्या ओवरऑल जो प्रेजेंट मेथोडोलॉजी है यूपीएससी एग्जाम की, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स को एडवांटेज है और नॉन इंग्लिश भाषा के बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स उनको डिसएडवांटेज है। पिछले 10 सालों में बहुत सारी एक्सपर्ट कमेटी ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम के स्ट्रक्चर में चेंजेस को रिकमेंड किया है। तो वो चेंजेस एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे सिविल सर्विसेज की क्वालिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इस बात के ऊपर थीसिस करेगा ये पैनल। किस प्रकार से अर्बन और रूरल इलाके में रहने वाले लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए यूपीएससी के एग्जाम में एज अ श्योर शॉट, इसके बारे में भी ये पार्लियामेंट्री पैनल जो नया एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी यूपीएससी के द्वारा, वो यहां पे थीसिस करेगी। और खास बात दोस्तों, यहां पे एक और चीज के बारे में बोली जा रही है। जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तब आंसर की को लेके काफी बहस होती है। बात यह है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। यूपी
पीएससी जैसे या एसएससी एग्जाम जैसे सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं। तो कई बार बड़े बड़े जो आप कह लो ना गणितज्ञ और जो ज्ञाता होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो हेड होते हैं, वो तक एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर बताते रहते हैं। मुझे याद है एक समय पे क्वेश्चन आया था, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो बहुत लोग कंफ्यूज थे इस बात को लेके। तो जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, यूपीएससी को यहां पे आंसर की रिलीज करनी चाहिए, ताकि बच्चों को अगर लगे कि हाँ ये आंसर की गलत है तो वो उस बात को कंटेस्ट कर सके। लेकिन यूपीएससी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि जब एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब जाके वो आंसर की रिलीज करते हैं। मतलब यूपीएससी को अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि बाकी लोगों पे क्या इनपुट आएंगे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जबकि ओवरऑल जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज होती हैं, दे आर प्रोन टू एरर। तो कहीं ना कहीं आंसर की को रिलीज कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रीलिम्स की, ताकि ओवरऑल आंसर्स को लेके क्लैरिटी रहे। और क्या होता है ना दोस्तों, चूंकि यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज्यादा हरफन मौला टाइप का एग्जाम है, कब क्या आ जाएगा, तो बेटर ये रहेगा कि प्रीलिम्स के नंबर का आइडिया हो बच्चों को। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो प्रीलिम्स के नंबर का आइडिया होगा, कट ऑफ का आइडिया हल्का फुल्का लग ही जाता है, तो उनको पता है कि आगे तैयारी कैसे करनी है, तैयारी छोड़ देनी है या ढंग से मेंस की तैयारी करनी है या फिर अगली रिक्रूटमेंट साइकिल में लग जाना है। वो प्रीलिम्स के बाद का मेंस के बीच मतलब रिजल्ट आने का जो 1 महीने का टाइम पीरियड होता है उसमें डामाडोल ही रहता है बच्चा, तो कम से कम वो जो एप्रीहेंशन है वो थोड़ा यहां पे कम हो जाएगा। तो इतनी रिकमेंडेशंस दे रखी हैं यहां पे ओवरऑल इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी को। एक्सपर्ट पैनल बनाने की बात की है, वो एक्सपर्ट पैनल अपनी राय देगा, उस राय के आधार पर चेंजेस होंगे। तो डेफिनेटली यहां पे यूपीएससी के द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल ने ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दिया है। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि 15 महीने की एग्जाम साइकिल और 6 महीने की एग्जाम साइकिल, अभी के समय पे यूपीएससी जो एग्जाम साइकिल अपनाता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसमें ओवरऑल गलती से सक्सेस होने के चांसेस देखिए कम है। प्रीलिम्स में आपका तुक्का चल गया तो मेंस में नहीं चलेगा, मेंस में तुक्का चल गया तो इंटरव्यू में नहीं चलेगा, समझ गए। तो ओवरऑल बहुत सारे स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में बेस्ट लॉट उभर के आता है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जब उनसे भी बहुत सारों से बात हुई, 10-10 साल नौकरी कर चुके हैं, आईएएस आईपीएस है, उन्होंने तक तो बोला कि भाई हमें पता ही नहीं चला कि मेरा कैसे सिलेक्शन हो गया। मतलब वो खुद इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि यार कैसे हो गया। तो अपने आप में ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या 6 महीने की रिक्रूटमेंट साइकिल में आप उस टैलेंट लॉट को ढूंढ सकते हो जो आप 15 महीने की रिक्रूटमेंट साइकिल में ढूंढते हो। प्लस कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे जब मेंस का एग्जाम होता है तो मेंस के एग्जाम में ओवरऑल राइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। बहुत सारे लोगों की राइटिंग अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों की राइटिंग बुरी होती है। अब जिसकी राइटिंग बुरी है वो इंसान में दिमाग नहीं है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों का यह भी बोलना है कि राइटिंग बुरी है, अच्छा लिखा तब भी नंबर नहीं मिले, क्योंकि एग्जामिनेशन जो कॉपी चेक करे उसको राइटिंग समझ ही नहीं आई। तो क्या उस प्रकार का कुछ किया जा सकता है कि मेंस के एग्जाम में जो लिखना नहीं चाहता उसको कम से कम कंप्यूटर पे टाइप करने की परमिशन दी जाए, ताकि राइटिंग एक डिसएडवांटेजियस फैक्टर ना हो जाए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं यूपीएससी की एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी में। अच्छी बात यहां पे ये है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल इस बात के ऊपर यूपीएससी को राय दे रहा है। यूपीएससी डेफिनेटली यहां पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, वो एक्सपर्ट कमेटी क्या बोलती है वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बेटर ये रहेगा कि कम से कम प्रीलिम्स के बाद ये जो आंसर शीट निकाल देने वाला काम है ये डेफिनेटली कर दे यूपीएससी, चूंकि बहुत सारे एग्जाम्स अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर देते हैं, उसको कंटेस्ट करने का टाइम देते हैं। तो यूपीएससी को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, पेपर के बाद वो भी अपनी आंसर की निकालें, स्टूडेंट्स के पास कंटेस्ट करने का मौका होना चाहिए। तो इससे फेयरनेस बढ़ जाएगी एग्जाम के अंदर। अगर सच में यूपीएससी से कोई गलती हो जाएगी तो ओवरऑल उस सवाल को सुधार सकते हो, क्योंकि एक सवाल जो सही हो रहा है वो आपको 2 नंबर देगा, लेकिन एक सवाल जो गलत हो रहा है वो आपके 2/3 नंबर 0.66 नंबर ले जाएगा। तो ओवरऑल एक सवाल का गलत होने से सही होने के बीच में 2.66 मार्क्स का फर्क होता है, और 2.66 मार्क्स में तो हजारों लोग आप कह लो रेस से अंदर बाहर हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको डिस्कस की। ज़्यादातर मेरे चैनल पे यूपीएससी की सिविल सर्वेंट्स ही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे यूज़ कवर करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करो। और एक बात बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज अंडर प्रिपरेशन है, जल्दी ही अपलोड होगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।